कहानी है एक छोटे से लक्ष्मीपुर नाम के गांव की, जहां ज्यादातर लोग किसान हैं और अपनी फसल बेचकर ही अपनी आमदनी कमाते हैं। लेकिन गांव के किसानों की एक बड़ी समस्या थी। उन्हें अपनी मेहनत की फसल एक बिचौलिए को बहुत ही कम दाम में बेचनी पड़ती थी और वही बिचौलिया उसी फसल को बाजार में कई गुना दाम में बेचता था। इसी गांव में एक मोहन नाम का होनहार युवक रहता था, जो हर चीज को आसान और लाभदायक बनाने के बारे में सोचता रहता था। और ऐसे ही एक सुबह, नहीं राजेश जी, 5 रुपए किलो से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। देना है तो दो, वरना इस गांव में और भी किसान हैं। मैं उनसे खरीद लूंगा, वो भी सिर्फ 5 रुपए किलो में। तभी मोहन अपने बाबूजी के लिए खाना लेकर आया हुआ था। नहीं नहीं बाबू दलाल, ठीक है, 5 रुपए ही सही, 5 रुपए के हिसाब से ही ले लो। पिताजी, अभी आपकी उम्र हो गई है, अभी आपकी जगह मैं आ जाया करूंगा खेत। आप बस मुझे क्या करना है ये सभी बातें बता दीजिए। मोहन बेटे, मेरी उम्र जरूर हो गई है, मगर अंदर से मैं आज भी पूरा नौजवान हूँ। अभी इतना भी बुरा नहीं हुआ कि खेत का काम छोड़ दूं। आप बिना बाबूजी, आपकी बातों का तो जवाब ही नहीं। शाम तक काम करने के बाद फिर वह दोनों घर की ओर रवाना हो जाते हैं। पिताजी, जब मैं आपके लिए खाना लेकर आया था, तब सुना कि जो फसल खरीदने आया था वो बहुत खराब तरीके से बात कर रहा था। ऐसा क्यों? अरे मोहन बेटे, वो बाबू दलाल है। किसान जब मेहनत का सही दाम मांगते हैं तो वो ऐसे ही बात करता है। हाँ बेटा, उसे हमारी मेहनत की कोई कदर नहीं, बस सस्ते में फसल लेकर महंगे में बेच देता है। मतलब वो हमें कम दाम देता है? पता नहीं बेटा, हम तो बस वही दाम मान लेते हैं जो वो बता देता है। यही सब बातें करते करते रात हो जाती है और सब सोने चले जाते हैं। अगली सुबह, मोहन उठ जा बेटे, सुबह हो चुकी, तेरे बाबूजी भी उठ गए हैं। यह सुनते ही मोहन उठ जाता है और तुरंत तैयार होके कहता है, पिताजी, समय बिता जा रहा है, अभी हमें खेत के लिए निकल जाना चाहिए। हाँ हाँ मोहन, रुक जा बेटे, कितना जोश है तुझमें, आ रहा हूँ। वह दोनों खेत की ओर निकल जाते हैं और खेत पर पहुंचने के बाद, आज तो बाबूजी मैं पूरा खेत खंदूंगा और सारे काम भी निपटा दूंगा। तो फिर शुरू हो जाओ मोहन बेटे, आज काम सच में बहुत ज्यादा है। फिर वह दोनों काम करना शुरू करते हैं और ऐसे ही काम करते करते कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। बाबूजी, आज तो बहुत काम कर लिया, लगता है कल शरीर साथ नहीं देगी। अरे बेटा, कल तो तुम ही कह रहे थे कि अब मेरे साथ रोज खेत में काम करोगे। हाँ बाबूजी, कहा तो था, और निभाऊंगा भी। थक गया हूँ तो क्या हुआ, कल फिर नया जोश लेकर आऊंगा। यही जज्बा होना चाहिए मोहन बेटे। और ऐसे ही वे दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह जब मोहन अपने बाबूजी को नहीं ढूंढ पाता, तब, माँ, आपने बाबूजी को देखा? मुझे कहीं मिल नहीं रहे हैं। मोहन, तुम्हारे बाबूजी तो बाजार गए हैं राजेश जी से मिलने, शायद तुम्हें वहीं मिल जाएंगे। कुछ देर बाद मोहन बाजार पहुंचता है और फिर, बाबूजी, आप यहाँ? हाँ मोहन बेटे, मैं तुम्हारे राजेश काका से बाबू दलाल के बारे में बात कर रहा था। सोच रहा हूँ कि हमें किसी और बिचौलिए से व्यापार करना चाहिए। यह सुनकर मोहन कुछ सोचने लगता है। अगर बाबू दलाल हमसे इतने सस्ते में सामान खरीदता है तो आखिर वो इसे कितने में बेचता होगा? यही पता लगाने के लिए मोहन अपने दोस्त सुजीत से मिलता है। देख सुजीत, मुझे लगता है अगर हम थोड़ा पता लगाएं तो सच सामने आ सकता है। हाँ, तू सही कह रहा है, मैं तेरी मदद जरूर करूंगा। लेकिन तुझे तो पता है, काम के सिलसिले में मुझे अक्सर गांव से बाहर रहना पड़ता है। हाँ पता है, इसलिए देर नहीं करेंगे, कल ही पता लगाते हैं। और इसमें तू ही मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि तेरी पहचान ज्यादा है। कुछ देर बातें करने के बाद मोहन खेत की ओर निकल जाता है और सुजीत अपने काम पर। चलो, आज का काम भी हो गया, अब घर जाने का समय हो गया है। बेटा मोहन, तू बाजार से इतनी जल्दी कहाँ चला गया था? बाबूजी, मैं तो सुजीत से मिलने गया था।
बड़े दिनों बाद गांव आया है ना। ऐसे ही बातें करते करते वे दोनों घर की ओर चल पड़ते हैं। अगली सुबह ओए मोहन, कितना समय लगता है? भूल गया क्या? हमें बाजार जाना था। अरे सुजीत बेटा, तुम आओ आओ, वो घर पर ही है, हमेशा देर से तैयार होता है। वैसे बेटा, कहाँ जाने की बात चल रही है? पता नहीं क्यों, पर कुछ दिनों पहले मोहन बता रहा था कि राजेश काका बहुत परेशान है, इसलिए वो कह रहा था कि हमें बाजार जाना होगा। हाँ सुजीत बेटा, ऐसा इसलिए क्योंकि बाबू दलाल ने सबको परेशान कर रखा है। हाँ सुजीत बेटे, बाबू दलाल के कारण सब लोग परेशान हो चुके हैं। कुछ समय बाद मोहन आ जाता है। सुजीत जल्दी चल, हमें बहुत देर हो चुकी है। देखो देखो, कौन कह रहा है? मैं तो कब से तैयार हूँ। फिर वे दोनों बाजार पहुंचते हैं। मोहन देख, वो दुकानदार दिख रहा है, वो लाला सेठ है। उनके पास हमें जरूर कुछ पता चल सकता है। तो ठीक है, हम उनसे ही बात करते हैं। फिर वे दोनों उनसे बात करने जाते हैं। क्या आप ही लाला सेठ हैं? हाँ, मैं ही हूँ। बोलो, क्या लोगे? यहाँ सब मिलेगा। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये मोहन है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। बोलो, क्या बात है? क्या आप बाबू दलाल से सब्जियां खरीदते हो? हाँ, मैं उसी से खरीदता हूँ। उसकी सब्जियां तो अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत महंगी बेचता है। मोहन लाला सेठ से और भी कई बातें पूछता है। इनकी बातों से तो लगता है कि बाबू दलाल हमसे जितने में खरीदता है उससे 4 गुना भाव में बाजार में बेचता है। मुझे लगता है कि हमें एक बार बाबू दलाल से बात करनी चाहिए। तो सही कह रहा है। फिर वे दोनों बाबू दलाल से जाकर बात करते हैं। देखो, एक बात साफ साफ सुन लो, हम व्यापारी हैं, अपना फायदा ही देखते हैं। हाँ ठीक है, आप अपना फायदा जरूर देखो, मगर मैं चाहता हूँ कि किसानों को कम से कम उतना पैसा तो मिले जितने के वे हकदार हैं। हाँ बाबू दलाल, मोहन बिल्कुल सही कह रहा है। उनकी इन बातों को सुन के बाबू दलाल का दिमाग खराब हो जाता है और वह गुस्से में कहता है, मैं कोई समझौता नहीं करने वाला। सालों से ऐसे ही व्यापार करता आ रहा हूं और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आज तक किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। आज अचानक तुम लोगों को ही इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बाबू दलाल, ये तो गलत है। आप सब जानते हुए भी ऐसा कर रहे हो। शांत हो जाओ सुजीत। ऐसा कहकर मोहन सुजीत को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर क्यों आ गए? मुझे बाबू दलाल से बात करनी है। रुको सुजीत, मेरे दिमाग में एक सुझाव आया है जो मुझे गांव के किसानों को देना है। कैसा सुझाव? नहीं, यहाँ नहीं, चलो पहले मेरे घर चलते हैं। फिर वह दोनों घर आ जाते हैं। मोहन अपने बाबूजी से कहता है, बाबूजी, क्या आप अपने सारे दोस्तों और गांव के सभी किसानों को इकट्ठा कर सकते हो? मुझे उनसे कुछ कहना है। क्यों नहीं मोहन बेटे, जरूर। पर ऐसी क्या बात है? बाबूजी, सभी को आ जाने दो, सबको एक साथ ही बताऊंगा। तभी मोहन की बहन, जो शहर में पढ़ती है, छुट्टियों में घर आ जाती है। अरे रानी, तू कब आई? अरे मोहन, तू जब बाहर गया था वो तभी आ गई थी। हाँ भैया, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी मिली तो मैं आ गई। ये तो बहुत अच्छा किया तूने। कुछ समय बाद गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हो जाते हैं। भाइयों, इस साल भी बिचौलिए ने हमारी सब्जियां बहुत सस्ते में खरीद ली। मेहनत हमारी और फायदा उसका। सही कहा राम प्रसाद, पर हम कर भी क्या सकते हैं? तभी मोहन धीरे से आगे आता है और कहता है, सरपंच जी, अगर आप सब इजाजत दें तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा मोहन, क्या कहना चाहते हो? हम लोग हमेशा अपनी सब्जियां बिचौलिए को बेचते हैं। वो हमसे 5 रुपए में खरीदता है और शहर में 20 रुपए में बेच देता है। अरे बेटा, वो बाजार तक ले जाता है, इसलिए ज्यादा दाम में बेचता है। हाँ काका, लेकिन अगर हम खुद ही शहर के लोगों को बेचे तो? यह सुनकर सभी गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। मतलब हम सीधे शहर वालों को बेचें? हाँ काका, इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग, यानी हम अपना सामान सीधे दुकानदारों को बेचेंगे, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। पर बेटा, हम शहर तक कैसे पहुंचेंगे?
बाबूजी, आजकल फोन और इंटरनेट से सब आसान हो गया है। हम शहर के दुकानदारों का एक ग्रुप बना सकते हैं और हर हफ्ते उन्हें ताज़ी सब्जियां सीधे भेज सकते हैं। लेकिन बेटा, क्या लोग हमसे खरीदेंगे? क्यों नहीं अम्मा, उन्हें ताज़ी और सस्ती सब्जियां मिलेंगी और हमें सही दाम मिलेगा। तो इसका मतलब हमें ज्यादा पैसा मिलेगा? बिल्कुल। अगर हम 5 रुपए की जगह 15 रुपए में बेचें तो भी दुकानदारों को सस्ता पड़ेगा और हमें 3 गुना फायदा होगा। मोहन की बात सुनकर गांव वाले धीरे धीरे सहमत होने लगते हैं। बेटा मोहन, तुम्हारी बात में दम है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हमारा गांव भी तरक्की कर सकता है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। अगर हम सब साथ मिलकर काम करें तो हमारा गांव भी तरक्की कर सकता है। मोहन की बात सुनकर पूरे गांव में उत्साह फैल जाता है। हाँ, हम सब मिलकर सीधे सब्जियां बेचने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। हाँ बेटे मोहन, हम ऐसा ही करेंगे। उस दिन पहली बार गांव वालों को लगा कि शायद अब उनकी मेहनत की सही कीमत मिल सकती है। कुछ महीनों बाद सभी की फसल बहुत अच्छी तरह से उग चुकी होती है। भाइयों, मुझे लगता है अब हमें एक बार मोहन से बात करनी चाहिए। इधर मोहन अपने खेत में अपने बाबूजी के साथ बैठा हुआ है। बाबूजी, इस बार की फसल बहुत अच्छी हुई है। इतनी मेहनत के बाद जब ऐसा फल मिलता है तो मजा ही आ जाता है। मोहन बेटे, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है कि तुझे इस काम में मजा आ रहा है। मगर एक बात हमेशा याद रखना, हर बार मेहनत के अनुसार फसल मिले ये जरूरी नहीं होता। जी बाबूजी। इतने में गांव वाले मोहन के खेत की तरफ आते हैं। मोहन, अब हम तैयार हैं, जैसा तू कहा था वैसा करने के लिए। अरे वाह, मैं और मेरे बाबूजी भी तैयार हैं। हमारी फसल भी अच्छी तरह से उग चुकी है। तो अब हमें क्या करना है मोहन? हम अभी बाजार जाएंगे और 15 रुपए के हिसाब से बेचेंगे, जिससे हमें भी फायदा होगा और दुकानदार को भी। फिर सभी लोग बाजार जाकर अपनी अपनी फसल दुकानदारों को बेचते हैं। कुछ समय बाद, वाह मोहन, तूने कितना अच्छा सुझाव दिया। आज जैसी खुशी हमें पहले कभी नहीं हुई। लगता है आज हमारी मेहनत सच में रंग लाई है। हाँ मोहन, राजेश बिल्कुल सही कह रहा है। तभी वहाँ सुजीत आता है। क्या बात है मोहन, तेरा आइडिया तो सच में काम कर गया। ये सब ठीक है, पर तू कहाँ जा रहा है? मैंने कहा था ना कि मैं कुछ समय के लिए ही आया था। अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा। ठीक है सुजीत, संभल के जाना। और हाँ, हम फिर मिलेंगे। हाँ जरूर। और फिर सुजीत वहाँ से चला जाता है। तो मोहन, अब हम भी घर चलें? हाँ बाबूजी, चलिए। घर पर मोहन की बहन रानी उनका इंतजार कर रही होती है। भैया, कितना समय लगा दिया आपने, और आप भी बाबूजी। हम एक जरूरी काम से गए थे। ऐसा कौन सा जरूरी काम था? फिर मोहन रानी को सारी बातें बताता है। भैया, ये तो बहुत बेहतरीन आइडिया है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसमें थोड़ा और सुधार कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? देखो, अगर हम सब्जियों को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाकर बेचें तो ज्यादा फायदा होगा। जैसे अगर हम टमाटर से केचप बनाकर बेचें तो 15 रुपए किलो टमाटर से बना केचप 60 रुपए से 70 रुपए तक बिक सकता है। कैसा लगा मेरा आइडिया? ये तो हमने सोचा ही नहीं। और ऐसा प्रोडक्ट तो शहर वाले ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। वाह, क्या सोचती है मेरी बेटिया। सही कह रही हो माँ। सच में ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं अभी जाकर सबको बताता हूँ। उस दिन मोहन के एक छोटे से विचार ने पूरे गांव की किस्मत बदलने की शुरुआत कर दी। कुछ समय बाद बाबू दलाल वहां आता है और मौजूद किसानों से कहता है, भाइयों, कैसे हो आप सब? मुझे पता है मैं थोड़ा देर से आया हूँ, मगर चिंता मत करो, मैं सबकी फसल खरीद लूंगा। यह सुनते ही सभी किसान मुस्कुराने लगते हैं। अरे ओ बाबू दलाल, कौन सी फसल खरीदने आए हो? या तुम्हें कोई फसल दिखाई दे रही है क्या? देखो बाबू दलाल, सच कहें तो
तुमने जो किया वो हमारे लिए अच्छा ही हुआ। अगर तुम हमें ऐसे परेशान नहीं करते तो हमें नया रास्ता कभी मिलता ही नहीं। कैसा रास्ता? मैं कुछ समझा नहीं। कहना क्या चाहते हो तुम लोग? मैं समझाता हूं। अब हम डायरेक्ट सेलिंग करने लगे हैं, खुद बाजार जाकर बेचते हैं और अब हमारी फसल शहर में भी बिकेगी। तभी मोहन अपने बाबूजी के लिए खाना लेकर खेत की तरफ आता है और देखता है कि बाबू दलाल वहां खड़ा है। बाबू दलाल, जब मैं आपके पास बात करने आया था, अगर आप उसी समय मान जाते तो शायद ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। सबकी बातें सुनकर बाबू दलाल गुस्से में वहां से चला जाता है। भाइयों, सब लोग जरा यहाँ आओ। मुझे तुम सबसे एक जरूरी बात करनी है। ऐसी क्या जरूरी बात हो गई जो तुम इतने उतावले हो रहे हो? फिर राम प्रसाद सबको अपनी बेटी का सुझाव बताते हैं। अरे वाह, क्या बढ़िया सुझाव दिया है तुम्हारी बिटिया ने। ये काम हमें मिलकर करना होगा भाइयों। अब सभी किसान खेती के साथ साथ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाने पर भी ध्यान देने लगते हैं। काम जल्दी खत्म हो सके इसलिए सभी गांव वाले काम एक दूसरे में बांट लेते हैं। फिर सब लोग मिलकर मेहनत करने लगते हैं और धीरे धीरे यह काम सीख जाते हैं। फिर एक दिन, मोहन बेटे, हमने ये तो सोच लिया कि सामान बनाएंगे, लेकिन इसे शहर में बेचेंगे कैसे? तभी वहां थोड़ी देर में सुजीत आता है और कहता है, अरे मोहन, मैं शहर गया था काम के सिलसिले में और देखो, मुझे काम मिला भी तो कहाँ, अपने ही गांव में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुझे ये सब कैसे पता चला? मैं आते ही तेरे घर गया था, वहीं से सब पता चला। तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला, अकेले ही इतना सब कर लिया। अब मुझे भी कुछ करने दे यार। मतलब तेरे पास इस समस्या का हल है? हाँ, मेरे पास कई ऐसे रिटेलर्स के नंबर हैं जो सस्ते और अच्छे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अभी उनसे बात करके ही आ रहा हूँ। सुजीत की मदद से शहर के दुकानदारों से बात हो जाती है और गांव के किसान अपने प्रोडक्ट्स भेजने लगते हैं। कुछ ही हफ्तों में सबको अपनी मेहनत का अच्छा दाम मिलने लगता है। मोहन बेटा, पहले जहां हमें 5 रुपए किलो मिलते थे, अब 15 रुपए मिल रहे हैं। सच में यह तो चमत्कार हो गया। हाँ, अब लगता है हमारी मेहनत का सही फल मिल रहा है। बेटा मोहन, अगर तू हमें ये रास्ता नहीं दिखाता तो हम आज भी बाबू दलाल के भरोसे बैठे होते। बाबूजी, ये सब हम सबकी मेहनत से हुआ है। अगर हम मिलकर काम करें तो बहुत कुछ बदल सकता है। तभी चौपाल पर कुछ गांव वाले बातें करने लगते हैं। अरे मोहन, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है। क्या सच में हम शहर वालों को सब्जी बेच सकते हैं? हाँ भाई, ये सब इतना आसान नहीं होता। क्यों नहीं हो सकता? अगर हम कोशिश करेंगे तो सब मुमकिन है। देखो काका, अगर हम टमाटर 5 रुपए किलो में बेचते हैं तो हमें बहुत कम फायदा मिलता है। हाँ, ये तो हम जानते हैं। लेकिन अगर उसी टमाटर से केचप बना दिया जाए तो? केचप? हाँ काका, केचप। शहर में एक बोतल टमाटर केचप 40 रुपए तक बिकती है। यह सुनकर सभी गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। अरे, इतना महंगा? हाँ, इसे कहते हैं वैल्यू एडिशन, यानी एक ही चीज को थोड़ा बदलकर ज्यादा कीमत में बेचना। बिल्कुल सही कहा भैया। अगर हम सब्जियों से अचार, चिप्स और पैक्ड सब्जियां बनाएं तो हमें और ज्यादा फायदा होगा। तो फिर देर किस बात की, हम सब मिलकर ये काम शुरू करते हैं। अगले ही दिन से गांव में एक नया काम शुरू हो जाता है। महिलाएं अचार बनाती हैं, कुछ लोग चिप्स बनाते हैं और कुछ लोग सब्जियों की सफाई और पैकिंग करने लगते हैं। तभी वहां बाबू दलाल आता है। ये सब क्या चल रहा है? तुम सबकी अकल घास चरने गई है क्या? क्यों बाबू दलाल, इसमें बुरा क्या है? हम बस कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लो सब लोग, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। ये जरूरी नहीं कि ये सब चीजें बाजार में बिकेंगी भी। देखो बाबू दलाल, लोगों को डराना ठीक नहीं है।
अगर कुछ कहना है तो ठीक से कहो, वरना यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ काम करने नहीं आया हूँ, बस ये बताने आया हूँ कि मुझे छोड़कर कहीं और बेचोगे तो नुकसान ही होगा। इतना कहकर बाबू दलाल वहां से चला जाता है। राम प्रसाद, हम जो ये सब कर रहे हैं, कहीं इससे नुकसान तो नहीं होगा? गिरधर काका, आप चिंता मत करो, हम पूरी कोशिश करेंगे कि नुकसान ना हो। ठीक है मोहन, अब काम शुरू हो ही गया है तो घबराने से कोई फायदा नहीं। मोहन को लगता है कि गिरिधर काका थोड़े चिंतित हैं, तो वह सुजीत से कहता है। सुजीत, मुझे लगता है गिरधर काका थोड़ा परेशान है। हाँ, शायद बाबू दलाल की बातों से डर गए हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन, मेरे पास एक और आइडिया है। क्या आइडिया? शहर में बहुत लोग ऑनलाइन ऑर्डर पर सामान मंगवाते हैं। अगर हम ऑनलाइन सर्विस शुरू करें तो शहर के लोग हमसे सीधे सब्जियां मंगवा सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। और हम हर हफ्ते फ्रेश वेजिटेबल्स की लिस्ट भेज सकते हैं। और पेमेंट भी यूपीआई से ले सकते हैं। बेटा, ये यूपीआई क्या होता है? बाबूजी, इससे लोग अपने फोन से सीधे पैसे भेज सकते हैं। मतलब हमें नगद पैसे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा काका। अब सभी किसानों को 15 रुपए प्रति किलो का दाम मिलने लगता है और ग्राहक भी खुश रहते हैं क्योंकि उन्हें ताजा सामान मिलता है। कुछ महीनों बाद गांव में पहले से ज्यादा पैसा आने लगता है, लेकिन दूसरी ओर बाबू दलाल कुछ सहमा हुआ और गुस्से से भरा लग रहा था। ये सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कैसे हो सकता है कि गांव वाले आत्मनिर्भर हो जाएं? मुझसे व्यापार बंद करना मतलब खुद अपनी मुसीबत को न्योता देना है। बाबू दलाल कुछ ऐसा करने की सोच रहा था जो शायद गांव वालों के लिए बिल्कुल सही नहीं था। फिर वह उस जगह पहुंचता है जहां से गांव वालों की सब्जियां और प्रोडक्ट शहर भेजे जाते हैं। तो यहाँ से जाती हैं सारी सब्जियां। अब मैं इन्हें बताऊंगा कि कौन है बाबू दलाल। बाबू दलाल कुछ सोचता है और वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद जब सभी कर्मचारी आराम करने जाते हैं, तभी वो पास के गांव में जाता है और वहां के कुछ किसानों को पैसे देकर कहता है, तुम सबने तो सुना ही होगा कि पड़ोस के गांव के किसान अब शहर में अपनी सब्जियां और बहुत से सामान बेच रहे हैं। हाँ, पर तुम हमें ये सब क्यों बता रहे हो? जाओ यहाँ से, हमारे जले पर नमक मत छिड़को। हमें भी पता है कि हमारी सब्जियां उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए हमें तुम्हें ही कम दाम पर बेचनी पड़ती है। देखो, मैं तुम सबके फायदे की बात करने आया हूँ। सुनना है तो सुनो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। कैसी फायदे की बात? बाबू दलाल मुस्कुराता है। अगर तुम्हें अपनी फसल का अच्छा दाम चाहिए तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। बाबू दलाल उन्हें चालाकी से समझाता है कि वे अपनी सब्जियां उन किसानों की सब्जियों से बदल दें, ताकि उनकी सब्जियां शहर में जाए और यहाँ वे सभी अच्छी सब्जियों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकें। अगर तुम लोगों ने ऐसा कर लिया तो मेरी तरफ से और भी पैसे मिलेगा। कुछ समय बाद वे सभी उस जगह पहुंच जाते हैं और तो भाइयों, मैंने जैसा कहा था वैसा ही करो। सभी लोग चुपके से जाते हैं और किसानों के सब्जियों के कार्टून बदलकर अपनी सब्जियां रख देते हैं। कर्मचारियों के आने से पहले ही वे वहां से निकल जाते हैं। अगले ही दिन शहर में जब ये सब्जियां पहुंचती हैं, तो गांव तक खबर आती है कि ग्राहक दुकानदारों को सब्जियां अच्छी नहीं मिली हैं। मोहन, पता नहीं कैसे, मगर पिछली बार जो सब्जियां गई थी, शहर के ग्राहकों से उनका शिकायत आया है कि सब्जियां वैसी नहीं हैं जैसी पहले आती थी। ये कैसे हो सकता है? हमने तो हमेशा अच्छी क्वालिटी ही भेजी है। हाँ यार, यही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये बात गांव वालों को नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो सभी चिंता करेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। सही समय आने पर ही उन्हें बताएंगे। यह सब सुनने के बाद मोहन सच पता करने का फैसला करता है। उस दिन
वो रात में छुपकर गांव के कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस की निगरानी करता है। आज पता लगा कर ही रहूंगा कि ये सब कौन कर रहा है। कुछ देर बाद वही किसान और बाबू दलाल वहां पहुंचते हैं। जल्दी करो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मोहन ये सब देख लेता है और फिर तो ये सब तुम कर रहे हो बाबू दलाल? अरे ये यहाँ कैसे आया? वो मैं तो बस फसल देखने आया था। तुमने हमारे गांव की मेहनत और नाम दोनों को मिट्टी में मिला दिया। रुको, मैं अभी तुम्हारी खटिया खड़ी करता हूं। फिर मोहन सभी गांव वालों को बुलाता है और सभी को इकट्ठा करने के बाद सरपंच कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान हुआ है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। बाबू दलाल पकड़ा जाता है। गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। शहर में गांव की छवि खराब हो चुकी थी। ऑर्डर कम होने लगे और गांव वालों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन गांव वाले हार नहीं मानते और मेहनत करते रहते हैं। हमने मेहनत से नाम बनाया था और हम ही इसे वापस बनाएंगे। कुछ समय बाद सुजीत शहर में सभी ग्राहक दुकानदारों को समझाने जाता है, पर वो हार नहीं मानते क्योंकि उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई थी। धीरे धीरे गांव वाले फिर से मेहनत करते हैं, अच्छी क्वालिटी के सब्जियां भेजते रहते हैं और समय के साथ सब कुछ फिर से पहले जैसा सामान्य होने लगता है। भैया, मुझे लगता है कि इस हादसे के बाद हमें और सतर्क रहना चाहिए और ऐसी समस्याओं का सामना करने के लिए मैंने कुछ सोचा है। तू कहना क्या चाहती है रानी? मैंने कुछ समझ नहीं पाया। बताती हूँ भैया, लेकिन पहले चौपाल पर चलते हैं। ये बात सबको पता रहना जरूरी है, इसलिए चलिए सबको एक साथ बताते हैं। ठीक है रानी, जैसा तुझे ठीक लगे। फिर वह दोनों चौपाल की ओर चल पड़ते हैं। अरे मोहन बेटे, आज तो रानी बिटिया भी साथ आई है। आओ राम प्रसाद, बैठो। हाँ काका, वो जरा रानी आप सभी से कुछ जरूरी बात बताना चाहती है। हाँ, मैं आप सभी से ऐसी बात बताना चाहती हूँ जो हमें भविष्य के नुकसान से बचा सकती है। तुम क्या कहना चाहती हो बिटिया? हम कुछ समझ नहीं पा रहे। देखिए, आप सभी लोग सारा पैसा खर्च मत कीजिए। आगे आने वाले सभी मुसीबत का सामना करने के लिए हमें अपने कमाई को सही तरीके से बांटना होगा। अरे बेटी, लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबूजी, मैं बताती हूँ। देखिए, जो भी हमारी कमाई होगी उसका 50% खेती में और बिजनेस में लगाएंगे। बचे हुए 30% बचत और 20% में घर खर्च होगा। अरे वाह बिटिया, अब हम तुम्हारी बातों को समझ चुके हैं। ये तो गजब ही हो जाएगा कि हम अपने व्यापार में भी पैसे लगा पाएंगे और सभी मुसीबतों का सामना करने के लिए भी तैयार रहेंगे। वाह रानी, ये तो बहुत अच्छा हिसाब है। अब रानी की इस हिसाब की वजह से गांव वाले थोड़े ही दिनों में अपने कमाए हुए पैसों का सही उपयोग करना सीख जाते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और सब कुछ सही चल रहा होता है। गांव में सभी किसानों का फसल तैयार हो चुका होता है। तभी मौसम अचानक बदल जाता है और तूफानी बारिश होने लगती है। लगातार हो रहे इस बारिश को देखकर सभी किसान डर जाते हैं। अरे भाइयों, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसे तो हमारी सारी फसलें डूब जाएंगी। हाँ गिरधर भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही 3 दिन बीत जाती है। लगातार तूफानी बारिश होने के कारण खेतों का बड़ा हिस्सा खराब हो चुका होता है। गांव में सन्नाटा फैल जाती है। हे भगवान, हम तो बर्बाद हो गए। अब हमारा क्या होगा? नहीं काका, अभी हम बर्बाद नहीं हुए। आप घबराओ मत, हमने पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। कैसी तैयारी बेटा? याद करो बाबूजी, जब हमने अपने कमाए हुए पैसों का सही बंटवारा किया था, तभी हम ऐसे खतरों का सामना करने के लिए कुछ पैसे अलग से जमा करते थे। उन पैसों से हमने अपनी फसलों का इंश्योरेंस यानी बीमा ले रखा था, जो कि इस वक्त हमारी बहुत मदद करेगी।
अरे बेटा मोहन, लेकिन बीमा तो हम अपना लेते हैं ना। यह फसल का भी बीमा होता है क्या? जिस प्रकार सामान्य बीमा लेने पर बड़ा नुकसान होने पर बीमा देने वाली कंपनी भरपाई करती है, क्या वैसे ही बीमा कंपनी हमारे खेती में फसलों के पीछे बर्बाद हुए पैसों वापस देंगी? हाँ काका, आप बिल्कुल सही समझे। पूरे तो नहीं, लेकिन कम से कम 70 से 80% पैसे तो मिल ही जाएंगे। इसलिए आप लोग चिंता मत करो। रही बात सब्जियां शहर में भेजने की, तो उसका भी रामबाण उपाय हमने पहले ही खोज लिया था। क्या बात है बच्चों, तुम सबका जवाब नहीं, लेकिन तुम सब शहर में सब्जियां कहां से भेजोगे? अगर अभी हम नई फसल लगते हैं तो कम से कम उसे तैयार होने में 45 से 50 दिन लग ही जाएंगे। अरे रानी, जरा बाबूजी को बताना कि हमने इस समस्या से बचने के लिए क्या उपाय अपनाया था। ठीक है भैया। बाबूजी, जब आप सभी अपने कमाई का 50% खेती में यानी बिजनेस में लगाने के लिए हमें देते थे, तो हम उसमें से कुछ हिस्सा हर दिन अलग निकाल लेते थे। 2-3 महीनों में जब अच्छे खासे पैसे जमा हो गए, तब हमने कोल्ड स्टोरेज वेयरहाउस बनाया, जिसमें हम 3 महीने की सब्जियों का स्टॉक हमेशा सेफ्टी के नजर से लेकर चलते आ रहे हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास और 3 महीना का स्टॉक बचा हुआ है, जो आने वाले समय में हम शहर में भेजेंगे। और जब 2 महीना में नई फसल तैयार हो जाएगी, तो हम फिर से पहले जैसे काम करने लगेंगे। तो समझ गए ना आप लोग? इसीलिए आप चिंता करना छोड़ दीजिए। हाँ, थोड़ा दिक्कत जरूर होगा, लेकिन हम संभाल लेंगे। इन सब की बातों को सुनकर गांव वाले चैन की सांस लेते हैं। उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से 75% का क्लेम मिल जाता है। फिर हर बार की तरह गांव वाले फिर से दिल से मेहनत करना शुरू कर देते हैं। 2 महीने बाद उनकी फसल फिर से तैयार हो जाती है। तभी गिरधर काका कहते हैं, दोस्तों, अच्छा हुआ हमने पहले ही ये कदम उठा लिया था, वरना इस बार संभलना मुश्किल था। हाँ, लेकिन गिरधर भैया, अब समझ आ चुका है कि व्यापार में सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि एक सही योजना का होना भी उतना ही जरूरी होता है। भाइयों, आज हमारा गांव लक्ष्मीपुर न केवल मुश्किल से बाहर निकला है, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरा है। हाँ सरपंच जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमारी सब्जियां शहर तक बिल्कुल सही सलामत और पहले से दुगनी मात्रा में पहुंच रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब तो हमारी आमदनी भी पहले से बेहतर हो गई है। 1 साल बाद लक्ष्मीपुर गांव पूरे जिले में एक मिसाल बन चुका होता है, जहां लोग कमाने के साथ साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करना भी जानते हैं। और इस तरह समझदारी, तैयारी और एकता ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।